अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर का आगाज कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम लॉ। बेसिकली कूलम लॉ से पढ़ने से पहले हमारी बुक में एक डेफिनेशन दी हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो उसको आप समझ लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होती क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। इसमें दो अल्फाज हैं, एक इसके अंदर है बड़ा स्टैटिक और एक इसके अंदर है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो बच्चे निकला है इलेक्ट्रिसिटी से। किससे निकला है जी? इलेक्ट्रिसिटी। और बेसिकली जो बिजली होती है वो फ्लो ऑफ चार्ज कहलाती है। क्या कहलाती है जी? फ्लो ऑफ चार्ज। यानी हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी है, the number of charges passing through any cross sectional area of wire is called current। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो मतलब होता है वो होता है फ्लो ऑफ चार्ज। यानी इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्जेस और स्टैटिक का मतलब होता है इन रेस्ट। तो रेस्ट की हालत में चार्जेस। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ें तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है, द स्टडी ऑफ चार्जेस at rest is called इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब देखिए चार्जेस का रेस्ट की हालत में मुताला, ये इसकी ना कुछ एग्जाम्पल है जो आपको हेल्प आउट करेंगी, आपको समझने में हेल्प देंगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग या हम कह सकते हैं कार पेंटिंग। अब लोग इसमें देखिए कि जब भी हम किसी कार के ऊपर रंग करते हैं तो सबसे पहले कार की बॉडी को चार्ज दिया जाता है, फिर नोजल स्प्रे से उसके ऊपर चार्ज मतलब फेंका जाता है, या हम गेट जाली वगैरह के जो दरवाजे होते हैं उनको जब रंग करते हैं तो उसके लिए हम नोजल इस्तेमाल करते हैं। तो नोजल से जब पेंट रगड़ के साथ निकलता है तो फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज होता है, फिर वो कार की बॉडी पे या दरवाजे की बॉडी पे जाके स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। तो इसका मतलब है फिर वो रेस्ट की हालत में आ जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। फिर आप इसके अंदर पढ़ेंगे फोटोकॉपी, जो हम यानी प्रिंटर टाइप फोटोकॉपी प्रोसेस या मशीन हम कह सकते हैं, या इसके अंदर आप पढ़ोगे कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेटों के ऊपर भी चार्ज रेस्ट की हालत में स्टोर हो जाता है। तो ये जो थी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन थी। अब हम चलते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक था उसमें कूलम लॉ को डिफाइन करने से पहले हम देखेंगे कि कुछ दुनिया में जो चार्ज है वो कंजर्व है। चार्ज इज कंजर्व इन नेचर। ये जो हमने आपके सामने लिखी है बात कि नेचर में जो चार्ज है वो कंजर्व है, इस बात का ये मतलब है कि एक जो एटम है बेसिकली वो क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है जी? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितने उसके पास प्रोटॉन है यानी प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम की बात करो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 इसके अंदर प्रोटॉन होंगे। क्या होंगे जी? प्रोटॉन। तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अगर आप काउंट करो तो बराबर हो गए, ये कैंसिल कर देंगे तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो एटम जो है वो बेसिकली न्यूट्रल है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज है, यानी अगर हम शुरू में पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे हो गया नेगेटिव, प्रोटॉन पे हो गया पॉजिटिव, अगर हम इसको उल्टा कर दें, प्रोटॉन पे कर दें नेगेटिव, तो फिर इलेक्ट्रॉन पे कौन सा रखना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो दुनिया में कोई असर पड़ेगा? मतलब कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। फिर से इस बात को समझ लें कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव। क्या इनको हम चेंज कर सकते हैं? प्रोटॉन वाले चार्ज को इलेक्ट्रॉन वाला बना सकते हैं? तो जी हाँ, बना सकते हैं। अगर प्रोटॉन को पहले पॉजिटिव रखा था, अब अगर हम नेगेटिव रख देंगे तो लाजमी तौर पर इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव था वो बन जाएगा पॉजिटिव, फिर भी चार्ज कंजर्व हो जाएगा, एटम फिर भी क्या रहेगा? न्यूट्रल
तो दुनिया में कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों ने एक बात समझनी है कि लाइक जो चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, रिपेल, यानी एक जैसे चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल, और जो मतलब करते हैं अपोजिट होते हैं वो क्या करते हैं जी, अट्रैक्ट। वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ये भी आपसे मरूजी में पूछी जा सकती है। तो अब हम चलते हैं जी कूलम की तरफ। सबसे पहले जो कूलम लॉ हम पढ़ने वाले हैं, ये फ्रेंच मिलिट्री साइंटिस्ट था। तो कूलम ने की जो मतलब थी अचीवमेंट, कूलम ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया था, तो बेसिकली कूलम ने फोर्स डिटरमाइन की थी। क्या मालूम की थी जी, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यानी कूलम ने क्या मालूम करके दिखाया था, फोर्स। तो ये आपसे एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि कूलम ने क्या कारनामा दिया था, ये शॉर्ट क्वेश्चन में। तो फोर्स मालूम की थी, और फोर्स किस तरह की थी, पॉइंट चार्जेस के दरमियान थी। अगर हम डेफिनेशन लिखे कूलम के कानून की, अगर हम डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन में ये है, दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। यानी फिर से सुन लें, कूलम ने फोर्स मालूम की थी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अब इसमें एक और बात आप इजाफा कर ली कि वो फोर्स किस नेचर की थी। तो उसकी जो नेचर थी फोर्स की, वो दो तरह की थी। क्या थी जी, दो तरह की। कौन कौन सी दो तरह की जी, फॉर एग्जाम्पल वो अट्रैक्टिव भी थी और रिपल्सिव भी थी। कूलम की जो फोर्स थी वो कितनी तरह की थी जी, दो तरह की, एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव। अब इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन चले लेके चले, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर से सुन लें, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of their charges, product of magnitude of their charges। इन्हीं अगर आप ओके काटे चले, and inversely proportional to square of distance between them। अब इस पूरी डेफिनेशन के अंदर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात है, यानी उसका डायरेक्ट ताल्लुक किसके साथ है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है जी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी फासले के स्क्वायर के बराबर है। तो अब अगर हम इसका फार्मूला लिखना चाहें, तो फार्मूले में बच्चे आपको लिखना चाहिए फॉर एग्जांपल कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज Q1 और Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करो तो Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये Q1 और Q2 है क्या, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल Q1 है और ये हमारे पास क्या है, Q2। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, R। तो इनके दरमियान जो फोर्स हो सकती है वो दो तरह की हो सकती है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे जी, रिपेल, या दोनों नेगेटिव है तो क्या करेंगे, रिपेल। हाँ, अगर एक पॉजिटिव है इसको नेगेटिव बना दिया तो फिर ये क्या करेंगे, अट्रैक्टिव। तो इससे साबित हुआ कि जो कूलम की फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी है और वो रिपल्सिव भी है। ये बात आपको समझ आ गई। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होता है तो एक बराबर का निशान आता है और एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ के, इस के के बारे में आप समझ लो, के जो है वो कूलम कांस्टेंट है। क्या है जी, कूलम कांस्टेंट, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। इसका दूसरा नाम क्या है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ से देखें कि अगर आप इस फार्मूले से के का यूनिट निकालें, ये एमसीक्यूज है, तो के का यूनिट यहाँ से देखें, के इस तरफ रहेगा, ये आर स्क्वायर एफ के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और Q1 Q2 नीचे आ जाएगा। अब देखें
फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, रेडियस डिस्टेंस होता है तो 2 दफा है तो मीटर स्क्वायर, एक कूलम तो दूसरा कूलम, कूलम स्क्वायर जब ये ऊपर जाएगा तो -2 लिखा जाएगा। ये भी आपसे एमसीक्यू से आपसे पूछा जा सकता है। अब ये हो गया जी, पहले हमने डेफिनेशन पढ़ ली, फिर हमने पढ़ लिया फार्मूला। अब के जो है उसको हम लिखते कैसे हैं? अब देखें, ये जो दोनों चार्जेस होते हैं, चार्जेस की अगर आप शेप देखें तो इस तरह इनकी शेप है। पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो इसका जो फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। क्या होता है जी? आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और इसके फील्ड की जो शेप है वो एमसीक्यूज के तौर पर आपको याद रखनी चाहिए, वो स्फेरिकल होती है। क्या होती है जी? स्फेरिकल। अब स्फेरिकल का क्या मतलब है? आप गौर से देखें कि अगर आपके पास ये एक कोई भी मतलब मकनातीस पड़ा है जी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो आप ये देखें कि जब भी हम इसके करीब मकनातीस लेके यहाँ से कोई और मकनातीस लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ और साउथ, तो ये जो है अगर ये रिपेल करेगा तो ये ऐसे सीधा जाएगा, ऐसे टेढ़ा नहीं होगा। मतलब एक एक हेड टू हेड लाइन काम करेगी। या इसके सामने कोई अगर हम दूसरा चार्ज रख दे तो वो जो सामने वाली लाइन है वो इसको रिपेल भी करेगी और अट्रैक्ट भी करेगी। तो अब आप देखिए पूरे सफेयर की बात करें तो पूरा सफेयर में जो हमारे पास अगर हम स्टेयर रेडियन के हिसाब से देखें तो हमारे पास जो अवेलेबल लाइनें होती हैं वो 4 पाई स्टेयर रेडियन होता है। यानी हमारे पास काम करने के लिए अवेलेबल कितनी है? 4 पाई। और एक ही लाइन आपस में टकराती है, मतलब हेड टू हेड उसका आपस में फोर्स लगती है, बाकी लाइनें तो नहीं लगाती। तो काम करने वाली कितनी हो गई? एक। तो ओवरऑल यूनिट के फार्मूले से क्या बनता है कि के के हिसाब से हमारे पास 1/4 पाई बन जाएगा। फिर से देखें, अगर हमारे पास 100 बंदे काम करने वाले हैं और एक बंदा हमने इस्तेमाल किया तो फिर हमारा काम कितना हुआ? 1/100। तो 4 पाई हमारे पास स्क्वायर के हिसाब से लाइनें अवेलेबल थी और उसमें से एक ही लाइन आपस में मतलब हेड टू हेड फोर्स लगा रही है, तो फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई। और आप गौर से देखें, अगर हम इसके अंदर कोई मीडियम लेके आए, फॉर एग्जाम्पल हम लेके आते हैं ई नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होती है जी? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब स्पेस के बारे में आपने क्या पढ़ा जी? खाली जगह, फ्री, बिल्कुल आजाद। तो मतलब हवा है या कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल हर चीज क्लियर है पड़ी, तो इसको बोलते हैं फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी है 8.85 10⁻12। अब आप देखें कि इस फार्मूले से परमिटिविटी की हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं ई नॉट। अब ई नॉट बनेगी कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि फोर्स का के साथ क्या है? डायरेक्ट ताल्लुक। अब मेरे ये दो हाथ हैं और यहाँ से 10 लाइनें गई और इनको पकड़ने तो 10 की 10 पहुंच गई। फिर दरमियान में मैंने कोई किताब रख दी तो 10 लाइनें 4 इस किताब ने पास करनी थी, 6 रोक ली और इधर 4 पहुंच गई। फिर किताब का मैंने रुख चेंज किया या किताब की जगह में कोई मैंने प्लास्टिक का बैग रख दिया, तो पहले इसने 6 रोकी थी, अब इसने 8 रोक ली, तो इसकी परमिटिविटी जो है 4 से 8 बढ़ी और उधर लाइनें 2 पहुंच गई। तो जितनी परमिटिविटी मीडियम की बढ़ती जाएगी उतनी वो लाइनों की तादाद कम होती जाएगी। अगर खींचने वाली लाइनें कम है तो ऑटोमेटिकली फोर्स भी कम हो जाएगी। इससे यह साबित हुआ कि परमिटिविटी किसी भी मीडियम की एक खासियत है जो अपने अंदर से चीजों को कितना गुजरने देती है, कितनी परमिट करती है, ये होगी परमिटिविटी। और यहाँ अगर आप रिलेशन पे देखें तो 4 पाई का भी के साथ इनवर्स है और एप्सिलॉन नॉट का भी इनवर्स है। जितनी परमिटिविटी ज्यादा होगी उतना के आपका कम होगा। और इसके हिसाब से हम कह सकते हैं, या इसका इनवर्स ताल्लुक है के साथ और एफ के साथ इसका डायरेक्ट है, तो फिर एफ का भी एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या ताल्लुक हो गया? इनवर्स। ये एमसीक्यूज आपको याद रखना है और ये आपको बताएगा कि जितने गुना मीडियम की परमिटिविटी होगी उतनी आपकी फोर्स कम होगी। डेफिनेशन, फार्मूला और उसके बाद आपने के पढ़ लिया। अब अगली बात हम आपको बताएं कि कूलम की जो फोर्स है वो किस तरह की फोर्स है, वो जरा आप गौर से देखें, ये आपको समझना चाहिए। कूलम की जो फोर्स है वो है म्यूचुअल फोर्स। क्या है जी? म्यूचुअल फोर्स। मतलब म्यूचुअल फोर्स का मतलब है कि अगर एक चार्ज Q1 है वो फोर्स लगाता है Q2 के ऊपर, तो Q1 भी लगाएगा, यानी Q1 लगा रहा है Q2 के ऊपर तो Q2 भी लगा रहा है Q1 के ऊपर। अब इस बात का मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये 2 नेगेटिव है, ये 3 पॉजिटिव है, तो 3 वाला इसको खींचेगा तो फोर्स की ये डायरेक्शन होगी
अब उसको लिखने का तरीका क्या है, फोर्स किसके ऊपर लग रही है, 2 के ऊपर, तो फोर्स ऑन 2 कौन लगा रहा है, 1, तो इसको ऐसे रीड करेंगे, फोर्स ऑन 2 बाई 1। और अगर आप इसको चेंज करो, यानी आपका ये Q, ये आपका Q2, अगर ये +2 है और ये -3 है, तो अब ये देखिए ये इस तरफ खींचेगा, फोर्स की ये डायरेक्शन होगी, यहाँ लिखोगे F1 के ऊपर लग रही है, लगाने वाला 2 है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब आपके पास देखें F12 इज इक्वल टू F21, ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होती हैं जब आपके चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी क्या हो, इक्वल, बट डायरेक्शन में क्या होती है, अपोजिट, इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, ये इसका कंसेप्ट है पड़ा। अब ये अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आपको पता है वेक्टर हम इंट्रोड्यूस करते हैं 1 to k q1 q2 ओवर r स्क्वायर और यूनिट वेक्टर 1 to, और अगर आप इसको f21 की शेप में लिखो तो k q1 q2 r स्क्वायर और 2 1, ये आपके पास आ गया। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, या हम फोर्स बता रहे हैं तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके लिए हम यूनिट वेक्टर का सहारा लेंगे। अब इसका जो आखिरी टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम। सबसे पहले जब आप ये बात सुनोगे तो कूलम की फोर्स के ऊपर मीडियम का क्या इफेक्ट होता है, तो आप देखें कि प्रेजेंस ऑफ मीडियम ऑलवेज रिड्यूस फोर्स, ये बात आपको याद रखनी है, प्रेजेंस ऑफ मीडियम ऑलवेज रिड्यूस फोर्स, प्रेजेंस ऑफ मीडियम ऑलवेज रिड्यूस फोर्स। इसका क्या मतलब है, मैं सादा सी मिसाल आपको दूं, हमारा जो जिस्म है वो फ्री इलेक्ट्रॉन और बशमिल, हम कहते हैं कि हमारा जिस्म कंडक्टर है बड़ा, तो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब चार्जेस होते हैं। अब आप गौर से देखें, जब हमारा हाथ किसी नेकेड वायर यानी जिस तार के ऊपर कोई इंसुलेशन हो, जब उसको हम टच करते हैं तो तार के पास भी चार्जेस है, हमारे बॉडी में भी चार्जेस है, तो टच होते हैं तो फोर्स लगती है और हमें करंट लग सकता है। लेकिन अगर हम रबड़ की इंसुलेशन उस तार के ऊपर चढ़ा दें तो हमारे हाथ और तार के दरमियान क्या आ जाएगा, मीडियम, तो मीडियम के आने से तो हमें करंट नहीं लगता। तो इसका मतलब है कि जब भी दो चार्जेस के दरमियान मीडियम आएगा, प्रेजेंस ऑफ मीडियम होगी, हमेशा फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। और वो जो मीडियम होता है उसका नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक, क्या नाम होता है जी, डाई इलेक्ट्रिक, और डाई इलेक्ट्रिक को हम बोलते हैं इंसुलेटर, क्या बोलते हैं जी, इंसुलेटर, क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। अब ये तो हमने समझ लिया कि डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, इसकी ना एक नई टर्म उसने बनाई है जिसको बोलता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है, बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी को ER कहते हैं, और ये बराबर होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब गौर से देखें, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें, फॉर एग्जांपल इस फार्मूले से k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई k। अब इसकी वैल्यू लिखो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, और k की वैल्यू है 9 10 टू रेज पावर 9, इसका जवाब ये बन जाएगा 8.85 10 की पावर -12। देखें के का यूनिट थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, अब के इनवर्स में आएगा तो यूनिट चेंज हो जाएंगे, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसका यूनिट है बड़ा, ये भी एमसीक्यूज है आपसे। लेकिन अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी की बात करो तो ये तो दो परमिटिविटी की रेशियो है बड़ी, जितना यूनिट उधर होगा उतना नीचे होगा तो कैंसल, तो रिलेटिव परमिटिविटी का नो यूनिट होता है। फिर से सुन लें, ये एमसीक्यूज है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट है लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट नहीं है। अब इसमें शॉर्टकट भी अवेलेबल है, डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी, तो परमिटिविटी को डिफाइन करेंगे रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं वो जरा सुन लें। सैंपल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि मान लें मेरे पास ना प्लास्टिक है पड़ी, अब प्लास्टिक की परमिटिविटी है 4, प्लास्टिक की परमिटिविटी 4 है पड़ी, मतलब इसका मतलब है कि प्लास्टिक एक मीडियम है, उसकी परमिटिविटी 4 है। तो अगर हम इसकी रिलेटिव परमिटिविटी निकालेंगे तो ER क्या बनेगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी 4 और फ्री स्पेस वाली 8.85 -12।
इसको डिवाइड करोगे तो जो भी जवाब निकलेगा, मान लेते हैं ये जवाब निकलता है 3.9, मान लेते हैं ये जवाब क्या निकलता है, तो 3.9 इसकी रिलेटिव परमिटिविटी है और 4 इसकी क्या है, मीडियम की परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी कैसे फाइंड करते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहाँ इसका कोई यूनिट नहीं आता। अब ये करती क्या है, इस बात को हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। फोर्स यानी ई आर इज इक्वल टू ई मीडियम ओवर ई फ्री स्पेस, तो यहां से फार्मूला बन जाएगा ई मीडियम और ये ई आर और ई नॉट। अब अगर आपको फोर्स मालूम करनी है मीडियम के दरमियान यानी एफ मीडियम, तो के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और इस के की जगह पे आपने लिखना होता है 1/4 पाई, और ये वाली हो गई ई मीडियम। क्या हो गई जी, अब देखिए, अब मीडियम की जगह पे क्या लिखेंगे, ई आर और ई नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब आपको यहाँ से जो हिंट मिल रहा है वो हिंट ये है बच्चे कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई आर के, यानी अगर आप लिखें जितने गुना यानी जितने टाइम रिलेटिव परमिटिविटी होगी उतने गुना यानी उतने टाइम फोर्स कम होगी। मान लें अगर हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझाएं कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है जी 100 न्यूटन, कोई भी इनके दरमियान मीडियम था। अब हमने कहा कि इनके दरमियान मैंने रबड़ रख दी या मैंने पानी रख दिया और पानी की परमिटिविटी है 3, यानी पानी की ई आर कितनी है 3। तो इस बात का ये मतलब है कि ये जो पहले फोर्स थी वो 3 टाइम कम हो जाएगी, तो 100 का 3 पॉइंट होता है 33.3 न्यूटन। ये आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज में चीजें मिल जाएंगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।